हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 10 जून 2024 और 10 जून 2024 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास यानी कि 8 जून को हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटेन में नए नोट जारी हो गए हैं और अब इस पर जो तस्वीर छापी गई है वो छापी गई है ब्रिटेन के राजा किंग्स चार्ल्स तृतीय की। फिर अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की हेडरेस सुरंग, इसका उद्घाटन ये हुआ है नेपाल में। 5 जून 2024 तक देश में जो रामसर स्थल की संख्या है वो बढ़कर हो गई है 82। फिर अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है ओलेग कोनेन्को, ये अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो ये हम मनाते हैं 7 जून को। फिर गुडलेप्पा हल्लीकरी पुरस्कार, इसके विजेता ये चुने गए हैं कौन? इनका नाम है शितलिंगा पतन सेट्टी। फिर हाल ही में शांग्री-ला संवाद 2024, ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है सिंगापुर में। और 18वीं लोकसभा चुनाव में टोटल 74 महिलाओं जो है वो चुनी गई हैं। फिर कुवैत की अगर हम बात करें तो कुवैत के जो प्रधानमंत्री वो बन गए हैं कौन? इनका नाम है शेख सबा खालिद अल सबा। फिर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, तो ये जीती है कौन? इनका नाम है जेनी अर्पण बेक। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो देखिए, आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है, हाल ही में किस नियामक संस्था ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है? तो देखिए, अगर हम बात करें सारथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन की, तो इसको लॉन्च किया है किसने? ये लॉन्च किया है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो डायरेक्टली आपसे पूछा अगर जाएगा तो पूछा जाएगा कि सारथी 2.0 पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर ये होगा सेबी। अब इसका देखिए काम क्या है, तो देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको शॉर्ट में सेबी कहा जाता है, इसने निवेशकों को वित्त प्रबंधन में सहायता करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, जो कि है सारथी 2.0। ये जो ऐप है वो जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाता है। जैसे कि अगर हम कोई भी वित्तीय कैलकुलेटर की तरह ये आपका काम करेगा, जैसे कि केवाईसी आपको कराना, म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ, स्टॉक ट्रेडिंग या कोई भी ऐसी चीज़, तो ये उसमें शामिल है। तो ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। तो ये ऐप का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि है सारथी 2.0। अगर हम बात करें सेबी की, तो इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। मुख्यालय इसका है मुंबई, महाराष्ट्र में। और अध्यक्ष की बात अगर हम करेंगे तो ये है इनकी माधवीपुरी बुच। अगला है, हाल ही में रामोजी फिल्म सिटी और तेलुगु समाचार और मनोरंजन नेटवर्क ईटीवी के प्रमुख का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था चेरुकुरी रामोजी राव। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। ये जो थे रामोजी फिल्म सिटी और तेलुगु समाचार और साथ ही में मनोरंजन नेटवर्क ईटीवी के प्रमुख थे, और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हुआ है। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। तो देखिए, रामोजी फिल्म सिटी और तेलुगु समाचार और मनोरंजन नेटवर्क ईटीवी के प्रमुख रह चुके। इनका 8 जून 2024 को हैदराबाद, तेलंगाना में निधन हो गया और ये 87 वर्ष के थे। और अगर हम बात करें चेरुकुरी रामोजी राव की, तो उन्होंने हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी की स्थापना की थी। ये दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत फिल्म शहरों में से एक है और सिनेमा पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक भारत का एकमात्र विषयगत अवकाश स्थल है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए, अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो रिसेंटली रिचर्ड एम सेडमैन की अगर हम बात करें तो इनका भी निधन हुआ था। अगर आप बचपन में डिज्नी चैनल देखते होंगे तो उसके महान गीतकार थे रिचर्ड एड सेडमैन, जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उसके बाद अगर हम बात करें एन बागुल की, तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी जाने माने व्यक्ति थे, जिनका अभी हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। वहीं अगर हम बात करें एजीटी जॉन सिंह की, तो ये अगर हम बात करें तो इनका अभी निधन हुआ है। और ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर है चेरुकुरी रामोजी राव। फिर हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से भी जानते हैं, वो किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो इसको विकसित किया है यूएसए ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अमेरिका ने वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में एक निहत्थे मिनुटमैन 3 आईसीबीएम का परीक्षण किया है।
1960 के दशक में तैनात मिनटमैन थर्ड बोइंग द्वारा डिज़ाइन किया गया अमेरिकी परमाणु त्रय एकमात्र भूमि आधारित घटक है और 10 साल की सेवा के लिए प्रारंभिक योजनाओं के बावजूद इसका उपयोग 2029 में किया जाएगा और 13,000 किलोमीटर की रेंज वाली 3 चरण ठोस ईंधन मिसाइल वर्तमान में एकल परमाणु हथियार ले जाती है जो तेज़ी से प्रक्षेपण और उच्च क्षमता सुनिश्चित करती है। तो डायरेक्टली बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि मिनटमैन थर्ड जो ये मिसाइल है या फिर इसका किसने परीक्षण किया है, तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा यूएसए। अब देखिए यहाँ पर बात आई है अमेरिका की, तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है वो है डॉलर। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडन और यहाँ के जो उपराष्ट्रपति है उनका नाम है कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की है। अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो इसका आधिकारिक नाम ये है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और 4 जुलाई को ब्रिटिश साम्राज्य से इसको स्वतंत्रता मिली थी, तो इसलिए 4 जुलाई को ये अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाता है। और अगर हम बात करें अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट तो वो है अलास्का, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को लगातार 8वीं बार कितने पर अपरिवर्तित रखा है। तो देखिए अगर हम बात करें रेपो रेट की, तो आरबीआई ने लगातार 8वीं बार जो रेपो रेट रखी है वो रखी है 6.5, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की जो एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कमेटी होती है, मौद्रिक नीति समिति, तो उसमें लगातार 8वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.5 पर अपरिवर्तित रखने के लिए 4-2 से मतदान किया गया, क्योंकि आपने देखा होगा जो एमपीसी कमेटी होती है वो 6 मेंबर कमेटी होती है जिसमें 3 लोग जो है वो आरबीआई अपॉइंट करता है, आरबीआई से आते हैं, और 3 लोग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। और इसमें क्या होता है कि जो रेशो बनता है उसी के हिसाब से यहाँ पर वोटिंग होती है और जो वहाँ पर फैसला होता है तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो भी रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट जो भी होती है वो निश्चित की जाती है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 की अगर हम बात करें तो इसकी जो बैठक हुई थी वो 5 से लेकर 7 जून 2024 को हुई थी, जिसमें जो रेपो रेट है वो रखी गई है 6.5। अगली जो बैठक होगी वो होगी 6 से 8 अगस्त के बीच 2024 में, तब जानेंगे अगली जो रेपो रेट है वो यही रहेगी या फिर अगली होगी। अब जान लेते हैं रेपो रेट क्या होती है। तो देखिए रेपो रेट की बात करें तो एक एग्जाम्पल से आप समझिए। तो देखिए रेपो रेट की बात करें तो इसमें अगर आप कोई भी आपका नॉर्मल बैंक होता है, लाइक XYZ कोई आपका बैंक है और एक तरफ आपका आरबीआई है, तो जब बैंक जो है वो अपना अमाउंट, तो मतलब क्या होता है कि जब कोई बैंक आरबीआई से कुछ अमाउंट उधार लेता है तो उस टाइम पर बैंक को आरबीआई को कुछ पैसा इंटरेस्ट के तौर पर देना पड़ता है। तो जो इंटरेस्ट वहाँ पर लगता है उसी को हम कहते हैं रेपो रेट। यानी कि बैंक XYZ बैंक ने कुछ पैसा आरबीआई से उधार लिया है तो आरबीआई उसको पैसा देगी, लेकिन साथ में ही कुछ इंटरेस्ट यहाँ पर लेगी, तो वो इंटरेस्ट जो होगा उसी को रेपो रेट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो जब आरबीआई किसी बैंक से पैसा लेती है तो उसको यहाँ पर कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये दोनों डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। रेपो रेट में बैंक लेता है और रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो आरबीआई यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है जो कि बैंकों से पैसा लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2024 ये कब मनाया गया है। तो विश्व महासागर दिवस 2024 की बात करें तो ये बना है 8 जून को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके मनाने का जो मुख्य कारण या फिर आप कहें उद्देश्य, तो महासागरों के महत्व और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये बेसिकली इसका पर्पस होता है। अगर हम बात करें थीम की तो इस बार की थीम ये है नई गहराई को जागृत करें। तो ये है विश्व महासागर दिवस 2024 की थीम। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए 5 जून को हम मनाते हैं क्या, हम मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। 3 जून की अगर हम बात करें तो 3 जून को मनता है विश्व साइकिल दिवस, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2 जून की अगर हम बात करें तो 2 जून को जो है वो तेलंगाना जो स्टेट है उसका फॉर्मेशन हुआ था, तो इसलिए तेलंगाना राज्य का गठन ये हम मनाते हैं 2 जून को। तो ये सभी आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिस्लेरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें बिस्लेरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर तो ये नियुक्त किया गया है किसको, ये हुए हैं आदित्य रॉय कपूर। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए बिस्लेरी इंटरनेशनल भारत के कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक उद्योग में अग्रणी बल के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और इसी में अगर हम बात करें आदित्य रॉय कपूर की तो उन्होंने डबल द चिल अभियान का उद्देश्य लिमोनाटा के अद्वितीय स्वाद मिश्रण के सार को पकड़ना, और इसी के साथ उन्होंने जो है इसको प्रमोशन किया, इसको प्रमोट किया और फिर इसके बाद इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बना दिया गया है।
अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो इसमें जो पीवी सिंधु की बात करें तो रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी, जो तम्बाकू नियंत्रण के लिए जो बैडमिंटन स्टार है पीवी सिंधु, इन्हें जो है एम्बेसडर बनाया गया। करीना कपूर खान की बात करें तो इनको अभी यूनिसेफ की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और शाहरुख खान की बात करें तो ये अभी जो है मुथूट फाइनेंस बैंक आपने सुना होगा, तो मुथूट पप्पाचन ग्रुप के नाम से जो है इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया गया है। अगला है, हाल ही में पीएनबी मेटलाइफ के सीईओ ये कौन बने हैं? तो पीएनबी मेटलाइफ के सीईओ ये बने हैं समीर बंसल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है और इनकी जो नियुक्ति है वो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने स्थान लिया आशीष श्रीवास्तव का, जो कि अब मेटलाइफ इंक के ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज टीम में एमडी के रूप में भारत में स्थानांतरित हो रहे हैं। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस यहाँ पर करें तो के मिस्त्री की बात करें तो के मिस्त्री अभी फ़िलहाल में एचडीएफसी के सीईओ हैं। एचडीएफसी जो बैंक है आपका यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो उसके सीईओ कौन है? के मिस्त्री। प्रदीप नटराजन की बात करें तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त हुए हैं। और वहीं अगर हम बात करें दिनेश कुमार खारा की, तो जो एसबीआई बैंक है उसके चेयरपर्सन हैं दिनेश कुमार खारा। फिर हाल ही में ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 ये किसे मिला है? तो ये मिला है वेलयन सुभैया को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि वेलयन सुभैया को ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें इनकी, तो ये मोनाको के सेल्डेल एटोल्स में आयोजित एक समारोह में ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित हुए हैं। और अगर हम बात करें इस पुरस्कार की, तो 24 साल के इतिहास में ये पुरस्कार जीतने वाले ये चौथे भारतीय बने हैं। इससे पहले जो ये अवार्ड था ये एनआर नारायण मूर्ति, इसके अलावा कोटक फाइनेंस के उदय कोटक और साथ ही में बाइकॉन लिमिटेड के किरण मजूमदार सो को यहाँ पर दिया गया है। और अब चौथे भारतीय ये बन गए हैं कौन? वेलयन सुभैया। फिर 20 वर्षों में पुनः चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ओम बिरला। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है और 41,139 वोट के बड़े अंतर से जीत हासिल करते हुए 20 वर्षों के इतिहास में पहली बार फिर से निर्वाचित हुए और ऐसा करने वाले पहले सभापति यहाँ पर बन गए हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा। तो इन्होंने यूएस और वेस्ट इंडीज के सह मेजबानी में आयोजित 9वें आईसीसी T20 विश्व कप में उद्घाटन मैच में आयरलैंड टीम के खिलाफ भारत को एक शानदार जीत दिलाई है और इसी के साथ इन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड वहाँ पर ब्रेक किए। इन्हें हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के यहाँ पर लगाए हैं और ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये था आपका आज के क्लास के पूरे क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टैटिक पोर्शन को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में। यानी तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आरबीआई की, जिसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा मुंबई में। नाबार्ड की बात करें तो ये भी आपको मुंबई में ही है। सेबी अगेन मुंबई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई, तो ये है आपका नई दिल्ली में। बीसीसीआई की बात करें तो ये मुंबई में है। फिर एफएसएसएआई, तो ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नासकॉम की बात करें तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसरो की बात करें तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। एसबीआई की बात करें तो मुंबई में हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ की बात करें तो नई दिल्ली में। और सीबीआई की बात करें तो अगेन इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा नई दिल्ली में। इससे पहले जो डिस्कस किया था आपसे क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था कि रेड फ्लैग 24 जो था ये कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर था आपका यूएसए। और आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भारत को 2023-24 में किस देश के सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपको डेली क्विज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आपको डेली वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको सभी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।